एक लंबा, खुशहाल और एक सार्थक जीवन जीने का राज क्या है? हम्म क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत की बात है या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे हम सब सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। बिल्कुल। खासकर उस सुबह जब अलार्म बजता है और बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, और हम अक्सर खुशी को ना किसी बहुत बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखते हैं, जैसे एक अच्छी नौकरी या शायद एक बड़ा घर। या फिर रिटायरमेंट, कि बस रिटायर हो जाएं फिर आराम ही आराम है। और आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो इसी सोच को एक तरह से चुनौती देती है। किताब का नाम है इकिगाई, एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का जापानी तरीका। जी, और इसने दुनिया भर में लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ये जापान की एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी सोच को दुनिया के सामने लाती है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज का हमारा मिशन है इस जापानी सोच यानी इकिगाई को समझना, हम्म और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जापान के ओकिनावा जैसी जगहों पर लोग इतना लंबा और खुशहाल जीवन आखिर जीते कैसे हैं। और क्या राज हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो इसी शब्द से शुरू करते हैं। इकिगाई सुनने में बड़ा रहस्यमय सा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका कोई एक शब्द में सीधा अनुवाद तो है नहीं, लेकिन इसे कह सकते हैं जीने की वजह। जीने की वजह? हाँ, या वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह बिस्तर से उठते हैं। किताब के मुताबिक ये हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है, बस उसे खोजने के लिए थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये कोई बहुत बड़ा महान लक्ष्य होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी के लिए अपने बगीचे में काम करना इकिगाई हो सकता है, तो किसी के लिए अपने पोते पोतियों के साथ खेलना, ये कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये पैशन या हॉबी से कुछ अलग है? क्योंकि बहुत से लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं पर फिर भी उतने खुश नहीं रहते। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किताब बताती है कि इकिगाई असल में 4 चीजों का संगम है। चार चीजें? जी, पहला, वो काम जो आपको पसंद है। दूसरा, वो काम जिसमें आप माहिर हैं। ठीक है, पैशन और स्किल ये तो समझ आता है। बिल्कुल। फिर तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये एक वेन डायग्राम जैसा है। हाँ, एक तरह से। और जहाँ ये चारों वृत्त एक जगह मिलते हैं ना, वही मीठा स्थान आपकी इकिगाई है। पर किताब ये भी कहती है कि पैसे वाला हिस्सा हमेशा जरूरी नहीं होता है ना? सही कहा। कई लोगों की इकिगाई उनके काम से बिल्कुल अलग होती है। तो इकिगाई सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, किताब इसे किसी असल जगह या समुदाय से भी जोड़ती है। बिल्कुल, और यहीं पर ये किताब सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये हमें ले जाती है जापान की ओकिनावा द्वीप पर। ओकिनावा, इसे तो लगभग अनंत युवाओं का द्वीप भी कहते हैं, मैंने पढ़ा था। जी, ये उन जगहों में से एक है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शतायु यानी सेंटेनेरियंस रहते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, मतलब ये कितना ज्यादा है? आंकड़े वाकई चौंकाने वाले। वहां प्रति 1 लाख लोगों में लगभग 24 से 25 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 24? ये तो वैश्विक औसत से बहुत बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल तो यही आता है कि वहाँ का मौसम अच्छा होगा या शायद वो लोग कुछ खास खाते होंगे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, और किताब इन पहलुओं पर बात करती भी है। अच्छा। एक स्वस्थ आहार, ताज़ी हवा, हरी चाय, ये सब ज़रूरी है। लेकिन किताब का मुख्य तर्क यह है कि इन सब के साथ-साथ इकिगाई उनकी लंबी उम्र का एक मुख्य कारण है। मतलब जीवन में एक उद्देश्य होने की भावना। बिल्कुल, यही भावना उन्हें अंत तक सक्रिय और ऊर्जावान रखती है। वो कभी रिटायर ही नहीं होते। ये रिटायर ना होने वाली बात बहुत दिलचस्प है, पर इस पर हम बाद में आएंगे। आपने कहा कि ओकिनावा जैसी और भी जगह हैं, किताब में ब्लू जोन का जिक्र है। हाँ, ब्लू जोन, ये दुनिया के वे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये असल डेटा पर आधारित है। जी हाँ, किताब में 5 जगहों का जिक्र है। जापान में ओकिनावा, इटली में सार्डिनिया, अरे वाह! कैलिफोर्निया में लोमालिंडा, कोस्टारिका में निकोया प्रायद्वीप और ग्रीस में इकेरिया। ये तो दुनिया के बिल्कुल अलग-अलग कोनों में है। इनके खान-पान, संस्कृति सब कुछ अलग होगा। फिर इनमें कॉमन क्या है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इन सभी जगहों के लोगों में कुछ आदतें कॉमन पाएंगे। जैसे कि? उनका आहार ज्यादातर पौधों पर आधारित होता है। वो लगातार हल्का-फुल्का शारीरिक काम करते हैं। जिम में भारी वर्कआउट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलना, बागवानी, इस तरह के काम। और सबसे जरूरी, उनके जीवन में एक उद्देश्य होता है,
और उनके सामाजिक और पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। ये पैटर्न बार बार सामने आता है। लेकिन मुझे ओकिनावा के बारे में और जानना है। किताब में उनके खाने के तरीके के बारे में मुझे वो 80% नियम के बारे में पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, हारा हाचीबू, ये एक ऐसी कहावत है जिसे वे खाने से पहले दोहराते हैं। हारा हाचिबू। इसका मतलब है अपना पेट 80% तक ही भरो। अच्छा। जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर चुका है, लेकिन थोड़ा और खा सकते हैं, बस वहीं खाना बंद कर दें। सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल होगा, खासकर जब खाना बहुत स्वादिष्ट हो। बिल्कुल, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जरूरत से ज्यादा खाने से हमारे शरीर पर बहुत तनाव पड़ता है। इससे सेल्यूलर ऑक्सीकरण तेज होता है। सेल्यूलर ऑक्सीकरण मतलब शरीर के अंदर जंग लगने जैसा। हाँ, इसे सरल भाषा में ऐसा ही समझ सकते हैं। ज्यादा खाना इस प्रक्रिया को तेज कर देता है और हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है। और वो इसे असलियत में करते कैसे हैं? क्या कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत ही सरल मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। ओकिनावा के लोग अपना खाना कई छोटी-छोटी प्लेटों में परोसते हैं। अच्छा। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से ये लगता है कि वे बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन असल में भोजन की मात्रा कम होती है। यह आज के सुपर साइज कल्चर के ठीक उल्टा है। और उनकी सामाजिक जिंदगी, आपने कहा था कि मजबूत संबंध भी एक रहस्य हैं। जी, यहाँ मोई और इचारीबा चोदे जैसी सोच सामने आती है। मोए। मोई दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। वे हर महीने मिलते हैं, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा एक कॉमन फंड में डालते हैं, अरे वाह। और अगर किसी को भी जरूरत हो, चाहे भावनात्मक या वित्तीय, तो पूरा समूह उसकी मदद करता है। ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल है। ये तो बहुत खूबसूरत विचार है। आज के दौर में जहां लोग इतने अकेले हैं, वहां एक बहुत बड़ी ताकत होगी। और इचारीबा चौदे? इसका मतलब है सभी के साथ एक भाई की तरह व्यवहार करो, भले ही आप उनसे पहले कभी न मिले हों। यह एक मजबूत सामुदायिक भावना को दिखाता है। यही जुड़ाव उन्हें सुरक्षा का एहसास देता है, जो तनाव को कम करता है। तो ये सिर्फ खान पान और दोस्तों से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता भी बहुत अलग है। किताब में फ्लो का जिक्र है। बिल्कुल, फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। किताब कहती है कि यह अपनी इकिगाई के साथ जीने और सच्ची खुशी पाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप फ्लो में होते हैं, तो आप बस कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच नहीं रहे होते। मैं इस एहसास को समझ सकता हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ बड़े कलाकारों या खिलाड़ियों तक ही सीमित है? क्या कोई अकाउंटेंट अपनी एक्सेल शीट में भी वही फ्लो पा सकता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और किताब यही कहती है, फ्लो किसी भी गतिविधि में पाया जा सकता है। अच्छा। शर्त बस इतनी है कि काम में एक स्पष्ट लक्ष्य हो और चुनौती आपकी क्षमताओं के अनुरूप हो। मतलब ना बहुत आसान, ना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत मुश्किल है तो आप चिंतित हो जाएंगे। फ्लो इन दोनों के बीच के संतुलन में मिलता है। पर आज की दुनिया में ये कैसे संभव है? हमारे फोन पर हर मिनट नोटिफिकेशंस आते हैं, सोशल मीडिया है। सही बात है। किताब के मुताबिक मल्टीटास्किंग तो बस एक भ्रम है। इससे हमारा काम बेहतर नहीं होता, बल्कि और बिगड़ता है। फ्लो में आने के लिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना जरूरी है, और एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई परेशान ना कर सके। इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो ये है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए वैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये एक बहुत ही आकर्षक बात है। उनके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ हो हमेशा के लिए काम छोड़ देना। तो वो करते क्या है? लोग वो काम करना जारी रखते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक उनका स्वास्थ्य अनुमति देता है। ये उन्हें सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण और फ्लो की स्थिति में रखता है। काम को बोझ नहीं, बल्कि अपनी इकिगाई का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल, किताब में सुशी मास्टर ज़ीरो ओनो का उदाहरण है, जो 90 की उम्र के बाद भी हर दिन बेहतरीन सुशी बनाने की कोशिश करते रहे। और स्टूडियो गिबली के निर्देशक हयाओ मियाज़ाकी का भी। जी, उन्होंने 2013 में रिटायरमेंट की घोषणा की, लेकिन घर पर बैठ ही नहीं पाए। वो हर दिन स्टूडियो जाते रहे, चित्र बनाते रहे, क्योंकि एनिमेशन ही उनकी इकिगाई है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। भले ही किसी के पास इकिगाई हो, मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं। बिल्कुल, और यहाँ लचीलेपन यानी रिजिलियंस की सोच आती है। किताब एक जापानी कहावत का जिक्र करती है, 7 बार गिरो, 8 बार उठो। 7 बार गिरो, 8 बार उठो। मतलब
असफलताओं से हार मत मानो, बल्कि हर बार उठकर फिर से प्रयास करो। किताब में कुछ और खूबसूरत जापानी विचारों का भी जिक्र है, जैसे वाबी साबी। ये क्या है? वाबी साबी एक बहुत गहरी सोच है। इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता खोजना। अपूर्णता में सुंदरता। हाँ, जैसे एक टूटे हुए चाय के कप में भी एक अलग खूबसूरती होती है, क्योंकि उसकी एक कहानी होती है। ये हमें परफेक्शन के पीछे भागने के तनाव से मुक्त करता है। इससे मुझे एक और अवधारणा याद आई, इचिगो इचिए। हाँ, इचिगो इचिए। इसका अर्थ है ये क्षण अभी मौजूद है और फिर कभी नहीं आएगा। मतलब हर पल को संजोना। जी, ये हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, बजाय अतीत पर पछताने या भविष्य की चिंता करने के। और किताब एक कदम और आगे जाती है ना, ये सिर्फ लचीलेपन से भी आगे की बात करती है। बिल्कुल, किताब एंटी फ्रेजिलिटी की बात करती है। लचीली चीजें झटके सहकर वैसी ही बनी रहती हैं, जैसे रबर की गेंद। ठीक है। लेकिन एंटी फ्रेजाइल चीजें झटकों से और मजबूत हो जाती हैं। मजबूत। हाँ, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम, जो वायरस के हमले के बाद और ताकतवर हो जाता है। एंटी फ्रेजाइल व्यक्ति मुश्किलों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? इन सारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अपनी इकिगाई खोजना कोई एक दिन की बड़ी खोज नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये छोटी-छोटी रोज की आदतों, सही मानसिकता और दुनिया को देखने के एक खास नजरिए का नतीजा है। बिल्कुल, किताब का सार यही है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे। तो वो 10 नियम क्या हैं जिनका आपने जिक्र किया? वो 10 नियम एक तरह से इस पूरी किताब का निचोड़ है। जैसे हमेशा सक्रिय रहें, रिटायर ना हो, हम्म। इसे धीरे धीरे करें, अपना पेट पूरा ना भरें, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, मुस्कुराएं, प्रकृति से फिर से जुड़ें। ये सब सुनने में बहुत सरल आदतें लगती हैं। सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली। और सबसे महत्वपूर्ण, धन्यवाद दें और वर्तमान क्षण में जिए। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मूल विचार ये है कि हर किसी के पास एक इकिगाई है। हमारा मिशन उसे खोजना है, बनाना नहीं। एकदम सही। और किताब का सुझाव है कि हमारी इकिगाई पहले से ही हमारे भीतर है। इसे खोजना एक आविष्कार नहीं, बल्कि खोज की प्रक्रिया है। हमें बस अपने अंदर झांकने का साहस करना होगा। जी, अक्सर वो चीजें जिन्हें हम बचपन में पसंद करते थे, या वो काम जिन्हें करते हुए हम समय भूल जाते हैं, वही हमारी इकिगाई की तरफ इशारा करते हैं। ये एक शक्तिशाली विचार है। तो शायद हमें अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा खोजने की कोशिश करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम पहले से कर रहे हैं और जो हमें खुशी देती हैं, भले ही वो छोटी क्यों ना हो। उन गतिविधियों पर जिनमें हम समय का एहसास खो देते हैं। बिल्कुल, हो सकता है आपकी इकिगाई वहीं कहीं छिपी हो। और यहीं पर हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे विचार कर सकते हैं। हम्म। अगर हम एक नए और भव्य उद्देश्य की तलाश करना बंद कर दें और उन छोटी छोटी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें जो पहले से ही हमें समय का एहसास भुला देती हैं, तो हम अपनी उस इकिगाई के बारे में क्या खोज सकते हैं जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है?